बहुत अजीब सा दिन था कल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और ऊपर से जो टेस्ट मैच हारे उसने बाकी सारी न्यूज़ेस को इररेलेवेंट कर दिया। बट इस टॉपिक को डिस्कस करना इस वजह से ज़रूरी है बिकॉज 4 दिन के बाद ही पाकिस्तान इज़ गोइंग टू टेक ऑन साउथ अफ्रीका इन T20 सीरीज। उसके बाद 4 नवंबर से पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सो स्क्वाड उसके लिए अनाउंस हो गया, ट्राई सीरीज के लिए अनाउंस हो गया एंड श्रीलंका वाले ओडीआई सीरीज के लिए भी अनाउंस हो चुका है। सो दोनों स्क्वाड्स को देखेंगे। एक बड़ा नाम वापस आया है, इसके अलावा जो है बाकी सारे लड़कों के भी कमबैक्स हैं। सो पूरे स्क्वाड को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कहाँ कमी कहाँ खामियां हैं, और ये लड़के जो नए लेके आएंगे किस बुनियाद पे लेके आए गए, इनको भी जरा एक नज़र डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ओडीआई स्क्वाड पे नज़र डालते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन विल बी कैप्टनिंग पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओडीआई क्रिकेट। उसके बाद अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला खान, अ गुड एडिशन। इसके बाद हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब एंड सलमान अली आगा। सो ये आपके ओडीआई का स्क्वाड था। देन अगर हम लोग चले T20 के स्क्वाड की तरफ, तो सलमान अली आगा टू कैप्टन पाकिस्तान, उसके बाद अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम एंड देन फ़हीम अशरफ आ गए। इसके बाद हसन नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान एंड उस्मान तारिक हैज़ गॉट अ मिडन कॉल फॉर पाकिस्तान स्क्वाड। रिजर्व में डाल दिया गया है फ़खर जमान, हारिस रऊफ एंड सुफियान मुकीम। सबसे पहली बात तो यह है कि रिजर्व का मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं। आपकी होम सीरीज़ है, उसमें भी 18 का स्क्वाड आप अनाउंस करेंगे 3 रिजर्व के साथ। सो आई डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड दिस, बट फिर भी चलें, आपने खाना पूरी करने के लिए इन 3 नामों को डाल दिया कि यस दीज आर इन अवर प्लान। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा T20 स्क्वाड के ऊपर, सबसे बड़ी खबर के ऊपर कि बाबर आजम की वापसी करवाई है। माइक हेसन से जब सवाल हुआ था 2 महीने पहले कि बाबर आजम को क्यों नहीं स्क्वाड में रखा जा रहा और क्या तरीक़ेकार होगा बाबर की वापसी के लिए, सो माइक हेसन का बड़ा खुला जवाब था एंड वो था कि बाबर को हमने बताया हुआ है कि एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होंगे। स्पिन पे वो फंस रहा है, अगर वो स्पिन को अच्छा खेलता है, अगर वो इम्प्रूवमेंट दिखाता है तो उसके लिए डोर्स ओपन है। सो अब जब इसको स्क्वाड में सेलेक्ट किया गया है, सो मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टर से ये पूछना चाहूंगा कि आपने कौन सी इंप्रूवमेंट देख के या कौन सी परफॉर्मेंसेस देख के बाबर आजम को स्क्वाड में सिलेक्ट किया है। कब खेला था बाबर आजम ने अपना आखिरी T20 गेम, कब? मुझे तो नहीं याद। कौन सी परफॉर्मेंसेस ऐसी बाबर ने दी जिसकी वजह से बाबर का नाम आया? आप बाहर करते हुए एक लड़के को फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मेंसेज के यार पिछले 2.5 से 3 साल से परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे, 3 से 4 सीरीजेस आप बाहर करके रखते हो, यंगस्टर्स के साथ जाते हो, फिर उसके बाद 2 सीरीजेस बाद आपको वापस ख्याल आता है कि अब इसको लेके आया जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंसेज। आपका दिल चाहता है आप लेके आ जाते हो, आपका दिल चाहता है आप कभी कुछ बयान देते हैं, फिर उसके बाद अपने बयान से पलट जाते हैं। कभी आप मोहम्मद नवाज को बोलते हैं कि ये नंबर 1 स्पिनर है दुनिया का, फिर उसके बाद आप कभी उससे बॉलिंग नहीं करवाते हैं, वो लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ बॉलिंग नहीं करता है। सो या तो आप बोले ना, या तो जब बोले तो फिर उसको बैक करें चीज़ों को। मैं पूरी की पूरी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली माइक हेसन बल्कि सलमान अली आगा की भी, बल्कि आकिब जावेद की भी, एंड ईच एंड एवरीवन हु इज इन्वॉल्वड इन सेलेक्टिंग दिस टीम। दिस इज जस्ट मीडियोक्रिटी। क्योंकि जब आपने एक फैसला किया कि मैं यंगस्टर्स के साथ जाऊंगा, उन यंगस्टर्स को आपने सारी मुश्किल जगहों पर भेजा। वो मुश्किल जगहें कौन सी थी? बांग्लादेश, डिफिकल्ट कंडीशंस टू बैट, देन यूएसए गया पाकिस्तान, डिफिकल्ट कंडीशंस टू बैट, एंड यूएई तो आपको पता है मुश्किल होती है हमें बैटिंग करना। सो तीनों जगह मुश्किल हुई पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैटिंग करना, वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाए अपने आप को, एंड देन जहां पे पाठे विकेट बने वहां पे आपने उन लड़कों को बाहर निकाल दिया, मोहम्मद हारिस को बाहर निकाल दिया। वो मोहम्मद हारिस जिसकी सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैटिंग करता था कि ये ऐसा लड़का है जो अपना नंबर छोड़ के दूसरे नंबर पे खेले और कभी शिकवा शिकायत इसने किया नहीं है, और एक सीरीज के बाद वो अपने आप को कहाँ फाइंड करता है कि आई एम आउट ऑफ द टीम। सो इस तरीके से सेक्रीफाइसेस का सिला मिलता है, तो ऐसे तो कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर तो सही कहते थे बाबर और रिजवान अपना नंबर नहीं छोड़ते थे। आपने हारिस को ना तो कभी नंबर पर मौका दिया, ना तो उसने परफॉर्मेंस दी। यस, उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, उससे रनआउट भी मिस हो गया तिलक का, दैट इज एवरीथिंग वी कैन टॉक अबाउट, बट आपको देना चाहिए था यहाँ पे मौका। ये वाली जो विकेट्स हैं लाहौर की, पिंडी की, फैसलाबाद की, इवन ये विकेट्स हारिस के गेम को, साइम अयूब के गेम को, भले किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर के गेम को बहुत अच्छी तरीके से सूट करती हैं। ये मौका था इन लोगों के लिए, यहाँ पे इनको मैचेस देने चाहिए थे। जो मुश्किल कंडीशंस थी वहां पे आपने उन प्लेयर्स को खिलाया, वहां पे उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, एंड अब जाके आप लेके आ गए यहाँ पे अपने पुराने लड़कों को वापस से उन्हें बाहर करके। सो ये कुछ बात मुझे समझ नहीं आई। एंड देन पुराने लड़के अगर आ भी रहे हैं तो कुछ करके आए ना, कहीं परफॉर्मेंस दे के आए, कहीं कोई सेंचुरी वेंचुरी मारी हो या अपने बलबूते पे गेम जितवा दिया हो, कोई टेस्ट मैच चल रहा हो जिसमें 4 आउट हुए हुए हों, वहां पे रन्स करके सेंचुरी वेंचुरी करके मैच निकाल दिया हो, सीरीज जितवा दी हो अपनी टीम को। ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
समझ से बाहर है कि किस परफॉर्मेंस पे, किस बुनियाद पे, कौन सी ऐसी टेक्निकल इंप्रूवमेंट आपने देख ली है जो आप उसको वापस लेके आ गए। आप सिर्फ और सिर्फ उसको वापस लेके आए कि ये जब भी कोलैप्स हो रहा होगा ये बचा लेगा। तो वो बंदा, तो वो पार्ट ऑफ द कोलैप्स होता है, वो तो हमेशा इन्वॉल्व होता है उस कोलैप्स के अंदर। उसने कब बचाया पाकिस्तान को कोलैप्स से, आप मुझे ये बताएं ना। कौन सा ऐसा मोमेंट है जहां पे बाबर आजम खड़ा हुआ और साइड से कोलैप्स चल रहा हो? वो हर बार कोलैप्स के अंदर शामिल होता है, अपनी 20-25 रन करके वो उस कोलैप्स में भी जरूर शामिल होते हैं। सो आप फिर से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं ट्राइड एंड टेस्टेड मटेरियल से, फिर से आप उनको लेके आ गए स्क्वाड के अंदर। यहाँ पे तो रन कर देंगे, बट येट अगेन जब पाकिस्तान के सामने मुश्किलात आएंगी तो फिर से हाथ पांव कांप जाएंगे। उसके बाद आपने उस्मान खान को सिलेक्ट कर लिया एज अ विकेट कीपर बैटर। आई डोंट नो ऑन विच बेसिस येट अगेन, कौन सी परफॉर्मेंस है उस्मान खान की, ना तो ऑन इंटरनेशनल लेवल, ना तो ऑन नेशनल लेवल, ना डोमेस्टिक पे, ना किसी लीग में, कुछ भी नहीं खेला उस्मान खान ने ऐसा जिसकी बुनियाद पे वो इनसाइड द टीम आए। क्या किया ऐसा उस्मान खान ने? एंड येट अगेन उस्मान खान को मैं समझता हूँ कि एक टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, एंड टॉप ऑर्डर में आप कहाँ जगह बनाएंगे? आपका फरहान एंड बाबर ओपन करेंगे, साइम अयूब वन डाउन खेलेगा, तो ये तो जगह खत्म हो गई। उस्मान खान तो नहीं आता टॉप ऑर्डर में आपके। देन अगेन आप उसका हारिस वाला हाल करेंगे और उससे परफॉर्म नहीं होगा, आप उसको बाहर कर देंगे। इससे बेटर था आप मोहम्मद रिजवान को इन करते बाबर आजम की जगह। एक तो आपको एज मिल जाता कि ही कैन डू विकेट कीपिंग एज वेल, एंड विद दैट ही कुड हैव ओपन द इनिंग विद साहबजादा फरहान। बाबर आजम को आप नहीं लेते, बेटर ऑप्शन देन बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान की टीम के हिसाब से, पाकिस्तान की नीड्स के हिसाब से वो आपका मोहम्मद रिजवान था। मोहम्मद रिजवान ने सीपीएल खेला जाके वहां पे अच्छी परफॉर्मेंसेस दी रिजवान ने। 50+ के एवरेज से वहां पे बैटिंग की, अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की वहां जाके, एंड टॉप ऑफ द ऑर्डर में आप उस पर रिलाई कर सकते हो। अगर बाबर, देखिए मैं ये हमेशा बोलता हूँ एक बात बड़ी क्लियर, मैं क्रिस्टल क्लियर बोलता हूँ कि बाबर और रिजवान को लोग दोनों एक साथ समझते हैं, लेकिन वो कभी भी एक साथ समझने वाले प्लेयर नहीं है। अगर आप बाबर एंड रिजवान को अलग अलग कंसीडर करें तो दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, और विदाउट बाबर रिजवान इज अ गुड प्लेयर, एंड विदाउट रिजवान बाबर इज ऑल्सो अ गुड प्लेयर। और अगर एक कोई इस टीम में फिट होता था, अगर मैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से बात करूं, तो वो मोहम्मद रिजवान था। रिजवान को आप एज एन ओपनर लाते, नीचे फिर आपके लिए जगह खाली हो जाती कि आप किसी पिंच हिटर को या एक मिडिल ऑर्डर बैटर को घुसा लेते, एंड वो मिडिल ऑर्डर बैटर, मैं बार बार बोल बोल के थक चुका हूं कि वो इरफान खान नियाजी है। वो लड़का पता नहीं क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है, वो लड़का आपके प्लान्स में क्यों नहीं है। मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही कि इरफान खान नियाजी जैसा प्लेयर पाकिस्तान के प्लान्स में नहीं है। वो लड़का जो पीएसएल में स्पार्क दिखाता है अपना, हम उसको 2 साल से कैरी कर रहे थे, वो मैच्योर हुआ, उसने थोड़ा सा स्पार्क दिखाना शुरू किया। नेशनल टीम में भी एक ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में उसने थोड़ी सी हिटिंग की, 1-2 अच्छे छक्के मारे, फिर वो बाहर हो जाता है टीम से। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हाई, क्यों बाहर होता है वो टीम से, किसी को नहीं पता। किस बुनियाद पे बाहर होता है किसी को भी नहीं पता। एक मुश्किल सीरीज आपने उसको न्यूजीलैंड वाली दे दी थी, उसके बाद आपने उसको बाहर कर दिया। अब्दुल समद का एडिशन हुआ है, चले ठीक है, अच्छे पिंच हिटर हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन। देन उसके बाद नसीम शाह, इनकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं ये भी नहीं पता किसी को। कौन से लीग में इन्होंने परफॉर्म करके आए, कौन सी लीग जितवा के आए अपनी टीम को, ये भी नहीं पता। मेरे ख्याल से ये जितनी भी सिलेक्शंस हैं ये सोशल मीडिया ड्रिवन, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर। और अगर आप ऐसे टीम सेलेक्ट करेंगे जो सोशल मीडिया के प्रेशर में आके, तो कभी भी टीम को 100% इनपुट नहीं दे पाएंगे। येट अगेन आपने बाबर को इंक्लूड तो कर लिया, लेकिन अभी भी आपका जो टीम कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल बकवास और घटिया है, क्योंकि आपका जो विकेट कीपर बैटर है वो कभी भी फिट इन नहीं होगा लोअर मिडल ऑर्डर में, और अगर फिट इन हो भी जाता है तो आपको कभी भी वैल्यू ऐड करके नहीं देगा। फिर हम क्या देखेंगे कि ट्राई सीरीज के बाद आप देख रहे होगे कि यार अब किसको लेके आऊं, अब किसको लेके आऊं, और 2 महीने बाद आपका वर्ल्ड कप होगा। फिर आप मजबूरन क्या करेंगे, मोहम्मद रिजवान को भी ले आएंगे, बाबर आजम को भी ले आएंगे, दोनों चले जाएंगे। वो सारी जो इंटेंट वाली क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट, सब पे लात पड़ जाएगी और फिर से वही पुरानी क्रिकेट शुरू हो जाएगी। सो अगर एक फैसला लेते हैं ना तो उस पर खड़ा होना भी सीखें। आपकी टीम फाइनल खेल के आई थी, आपकी टीम 3 सीरीजेस जीत के आई थी, मुश्किल कंडीशंस में मैचेस हरा के आई थी टीम्स को। उसके बाद जब इनको आसान कंडीशंस यहाँ पे मिलनी थी तो आपने उन सारे लड़कों को यहाँ पे फारिग कर दिया। फखर जमान को आपने बाहर निकाल दिया। चले फखर की उतनी खास परफॉर्मेंसेज नहीं थी, वी कैन आर्ग्यू। उसके बाद सुफियान मुकीम 2-3 मैचेस बुरे गए, ही इज आउट ऑफ द टीम नाउ। उसके अलावा उस्मान तारिक को एक अर्न हुई है कॉल, मेरे ख्याल से एक अच्छा फैसला है। श्रीलंका में काफी हैंडी प्रूव हो सकता है उस्मान तारिक, गिवन दैट उसका एक्शन सस्पिशियस है थोड़ा सा, सो उससे बच के रहे वो। सो ही इज अ गुड एडिशन, उसके लिए मैं थोड़ा सा हैप्पी हूँ, एंड मैं उम्मीद करूंगा कि बस वो अच्छा परफॉर्म करे पाकिस्तान के लिए, बिकॉज स्पिनर्स हमेशा से बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इनसाइड श्रीलंका। शदाब खान भी आ जाएंगे 2 से 3 सीरीज के बाद। अब देखना यह है कि शदाब किस तरीके से आता है, फिट कैसे होता है टीम के अंदर, और खुद की परफॉर्मेंसेस कैसी होती है शदाब की, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। बट इस वक्त T20 स्क्वाड इवन विद बाबर आजम आई डोंट फील इट इज अ कंप्लीट स्क्वाड। बहुत अनबैलेंस साइड है, और सिर्फ एक बंदे की वजह से बहुत ज्यादा अनबैलेंस साइड है, वो है उस्मान खान।
विकेट कीपर बैटर तो है लेकिन वो कभी भी नीचे बैटिंग नहीं कर सकते, एंड वो जब नीचे बैटिंग करेंगे तो आप समझें सिर्फ खाना पूरी होगी, मतलब वो एक स्पॉट आपका ज़ाया हो रहा है। इससे बेहतर येट अगेन मैं कहूँगा कि मोहम्मद रिजवान होते हैं, मोहम्मद रिजवान ओपन करते हैं फरहान के साथ, नीचे साइम अयूब आता है, सलमान अली आगा, हसन नवाज, फिर आप ऐड करते हैं इरफान खान नियाजी को, एंड देन उसके बाद अब्दुल समद का नंबर आता है, फिर मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, एंड ये आपकी टीम बन जाती पूरी अबरार के साथ। सो ऐसा हुआ नहीं है बट कुछ बाद नहीं है पाकिस्तान से कि आप वर्ल्ड कप से पहले देखोगे रिजवान भी आ जाएगा वापस इस टीम के अंदर। एनीवेज ओडीआई स्क्वाड की खामियों की तरफ चलते हैं। ओडीआई स्क्वाड मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा, मुनासिब टीम है ओडीआई की, हसीबुल्ला का नाम है इसके अंदर, दैट इज़ क्वाइट इंप्रेसिव। हसीब लंबे फॉर्मेट का मुझे ज़्यादा मुनासिब प्लेयर लगता है, एंड उसको अगर चांस देना है तो येट अगेन मैं कहूँगा कि चौथा पाँचवा नंबर उसके लिए बेनिफिशियल है। रिजवान का अब फ्यूचर देखना पड़ेगा आपको, क्या सोच रहे हैं रिजवान के साथ, रिजवान को लेके क्या सोच रहे हैं। एटलीस्ट 2027 के वर्ल्ड कप तक तो मोहम्मद रिजवान को छेड़ना नहीं है और ना तो छेड़ना चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी, बट ऐसा ना हो कि रिजवान के जाने के बाद वो खला आ जाए जो पूरी ना हो पाए। सो हसीब को यहाँ से तैयार करने की ज़रूरत है ताकि जैसे ही रिजवान जाए रिटायर हों, सो हसीब इज़ एबल टू टेक हिज प्लेस, उनके शू फिल कर सके हसीबुल्ला। सो यहीं से तैयारी करनी पड़ेगी हसीब को भी, बिकॉज 27 का वर्ल्ड कप है, 27 का वर्ल्ड कप अगर तो पाकिस्तान अच्छा खेलता है तो शायद 2 से 3 साल मजीद मिल जाए, वरना रिजवान शायद आप कह सकते हो कि रिजवान का करियर अब उस तरफ जा रहा है, एंड की तरफ, बिकॉज आप देख रहे हो कि कैसी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, और परफॉर्मेंसेस की भी बात है। अब बाकी ओडीआई स्क्वाड में कुछ ऐसी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लड़के के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, वो है कामरान गुलाम, बिकॉज एक मैच दिया था उन्हें ट्राई सीरीज़ का न्यूजीलैंड वाला, वहाँ पे उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई। उसके बाद से जो वो टीम से बाहर हुए हैं वो अभी तक ना तो टेस्ट टीम में अपना कमबैक कर पाए हैं, ना तो ओडीआई टीम में कमबैक कर पाए हैं। 2 मैचेस टेस्ट मैचेस में बैठे वो एज अ सब्सटीट्यूट, उसके बाद ओडीआई में उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सो थोड़ी सी ज्यादती उस लड़के के साथ भी हो रही है यहाँ पे, लेकिन ओडीआई स्क्वाड फिर भी एक बेहतर टीम नजर आ रही है ओडीआई की। शाहीन शाह अफरीदी अब देखते हैं कैसे लीड करता है इस टीम को, एंड ओडीआई के लिए भी आपको बस अब तैयारी पकड़ने की जरूरत है। 26 का वर्ल्ड कप है, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल, बिकॉज अगले साल ही मार्च में ऑब्वियसली वर्ल्ड कप होगा। सो बहुत कम टाइम रह गया, तकरीबन 1.5 साल आप लगा लें तो वो है आपके पास, उस पीरियड में आपने टीम बनानी है पूरी एंड लड़वानी है वो टीम। सो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। अभी भी मैं समझता हूँ कि स्क्वाड में काफ़ी सारी खामियां हैं और गलतियां हैं जो पूरी हो सकती नहीं, लेकिन क्या कह सकते हैं, इट्स पाकिस्तान क्रिकेट, कभी भी कोई काम अच्छे से और कभी भी कोई काम ऑन मेरिट होता नहीं है। पता नहीं कहाँ से उस्मान खान का नाम सूझा आकिब जावेद को या अजहर अली को, जो उनको लेके आ गए, पता नहीं किन परफॉर्मेंसेस पे। आप बात करते हैं टेक्निक की तो उस्मान खान की अल्लाह माफ़ करे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे गंदी टेक्निक जो होगी वो उस्मान खान की होगी। बहरहाल लेट्स सी किस तरीके से कोप अप करता है, क्या प्लेइंग 11 होती है, कॉम्बिनेशंस होती हैं, उन सब पे बात करना भी बाकी है। सो देखेंगे जब मैचेस करीब आएंगे उन पे भी बात करेंगे। मिलते हैं किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।